Hello friends, today I am going to teach you globalization. Globalization as a concept and what could be the consequences of the globalization. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है वो भी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट्स ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन. व्हाट डज इट मीन कि ग्लोब जो है उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं. ठीक है. उन कंट्रीज का आपस में जो इकोनॉमीज है, कल्चर है, पॉपुलेशन है, उसका जो इंटरकनेक्शन है और जो डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ गई है. ठीक है. वो अब ग्लोबलाइजेशन जो है एक सिंपल टर्म्स में हम कैसे बोलेंगे कि इट्स फ्लो ऑफ कमोडिटी, फ्लो ऑफ कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज. अब यहाँ पे फ्लो ऑफ का क्या मीनिंग है कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर या एक कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो कमोडिटीज हैं, कैपिटल है, पीपल हैं, आइडियाज हैं, वो ट्रैवल करते हैं. मतलब जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए आपके, कोई भी मशीनरी हो गई या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है. ठीक है. वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो है खरीदा या बेचा जाता है तो वो क्या कर रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है. ठीक है. कैपिटल भी इस तरह जो मनी है, एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के फॉरेन जो बैंक्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं. एंटरप्रेन्योर और बिजनेसेसमैन एक कंट्री के दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ठीक है. ऐसे ही जो पीपल हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर. जैसे कि टूरिज्म हो गया, वो घूमने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर. ऐसे ही आइडियाज हैं. आइडियाज तो बहुत ही सारे हैं. मतलब एक कंट्री ने अगर कोई आइडिया इंप्लीमेंट करा है, वहाँ के लोगों ने एक आइडिया को इंप्लीमेंट करा है और उन्हें अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, तो दूसरी कंट्री उसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी कि हाँ ये आइडिया बेनिफिशियल है और इसे हम अपनी कंट्री के अंदर भी लागू कर सकते हैं. मतलब वहाँ के लोग उस आइडिया को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. वहाँ के जो बिजनेसमैन है या पॉलिटिकल जो क्लास है वो सब इसको यूज कर सकते हैं. अब एक चीज इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे स्पेस का है. स्पेस के अंदर जैसे नासा जो अमेरिका की है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेती रहती है. वो मतलब उन्हें लगता है कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि वो मंगल ग्रह पे जो है कोशिश कर रहे हैं अपना यान भेजने की, ताकि फ्यूचर में जो है वहाँ पे लोगों को बसाया जा सके. अब इंडिया ने भी उस आइडिया को फॉलो करा है क्योंकि हमें वो लगता है कि अभी अर्थ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो लोगों को वहाँ पे सेटल कर देंगे. ठीक है. तो इंडिया ने भी मंगल ग्रह वहाँ पे भेजा क्योंकि, और आइडियाज तो बहुत सारे हो सकते हैं. आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये भी तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऑरिजिनेट हुआ है. या फिर बहुत सारे बिजनेसेस आइडिया है जो दूसरी कंट्री के जो ने अपनाए थे और अब हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं उनको यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है बेसिकली क्या है कि कमोडिटीज, कैपिटल एंड पीपल एंड आइडियाज के एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाने की वजह से आपस में जो इकोनॉमीज उनकी है कंट्रीज की, और कल्चर है और जो पॉपुलेशन है जो वो आपस में इंटरकनेक्ट जो है ज़्यादा हो गई है और उनका जो डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ गया है. ठीक है. तो इसकी वजह से ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया. मल्टी डायमेंशनल मीन्स उसका डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट जो है एरियाज के अंदर उसका इफेक्ट होता है. मतलब वो पॉलिटिकल वे से भी इफेक्ट करेगा, इकोनॉमी को तो करेगा ही और कल्चर को भी वो इफेक्ट करता है. ठीक है. अब जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चर, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि कैसे वो पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव जो है हो रहे हैं. ठीक है. अभी इसमें एक मैं जो एग्जांपल अभी करंट में जो है ग्लोबलाइजेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड. ठीक है. कोविड-19 जो एक महामारी अभी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, वो कितनी तेजी से जो है सारे वर्ल्ड के अंदर फैल गई, वो क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का लेवल था अभी के टाइम में वो बहुत ज़्यादा था. मतलब आपस में जो कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जो है कोविड बहुत ज़्यादा जल्दी फैला है. बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब वो फैलने की वजह से उसका जो इफेक्ट है कंट्रीज की इकोनॉमी, पॉलिटी के ऊपर बहुत हुआ है. ठीक है. वो हम अभी स्टडी करते हैं कि मतलब कैसे कैसे ये इफेक्ट करती है. लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कोज क्या है. मतलब अभी के टाइम में वो ये एक नया कॉन्सेप्ट है या फिर जो है ये हिस्ट्री के अंदर भी था. ठीक है. बट तो हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके. कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहले तो ये है कि
क्या ग्लोबलाइजेशन जो है एक नया कॉन्सेप्ट है या फिर ये पहले भी होता था, हिस्ट्री में भी होता था? तो हम कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है हिस्ट्री से चला आ रहा है। पहले भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करते थे, व्यापार करते थे, अपने प्रोडक्ट जो है बेचते थे। लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है वो हिस्टोरिकल जो ग्लोबलाइजेशन था उससे डिफर करता है स्केल एंड स्पीड में। मतलब अभी आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है अवेलेबल है, जो हम फॉरेन से मंगवाते हैं और जो है हमें कम टाइम में वो अवेलेबल है। हम जाते हैं मार्केट के अंदर, हमारे पास जो है वो हम किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं। अब ये जो स्केल और स्पीड है वो बढ़ गई है, वो किस वजह से बढ़ी है? वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन, शिप्स, कितने सारे जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अभी देखिए टेलीफोन और टेलीग्राफ जो नए नए, मतलब अभी सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इजी हो गया है। मतलब हम दूसरी कंट्री के लोगों के साथ मतलब इजीली बात कर सकते हैं, कम टाइम में बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत डेवलप कर गया है। एयरक्राफ्ट की वजह से, एरोप्लेन्स की वजह से तो ट्रैवल करना कितना आसान हो गया है। ट्रेन्स की वजह से भी और शिप्स की वजह से भी, जो शिप्स की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब सामान लेके जाना होता है तो शिप के थ्रू जो है वो हम जो कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ हैं, वो लेके आती हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, कोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है मेनली किस वजह से स्केल और स्पीड बढ़ी है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से। मतलब जो हिस्ट्री के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन होता था, मतलब जो लोग ट्रैवल करते थे या प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, उनकी स्पीड बहुत कम थी और वो बहुत कम क्वांटिटी में लेके जाते थे। लेकिन अभी जो स्केल और स्पीड बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी है कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या और कॉजेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के। अब हम देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे वो इकोनॉमी को एक कंट्री की इफेक्ट करता है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से मीन्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो कनेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। इकोनॉमी के अंदर वो कैसे हुआ? रिड्यूस इन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, मीन्स अगर एक कंट्री अपनी कंट्री के अंदर जो है कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो उसने और दूसरी कंट्री से वो प्रोडक्ट नहीं खरीदती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो है बहुत कम हो गई हैं। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज ने भी जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो है अपनी कम कर दी है। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा सामान जो है, स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आप टॉयज देख लीजिए चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, या बैटरीज देख लीजिए, जो व्हीकल की बैटरीज होती हैं वो, और जो कारों का जो डिफरेंट सामान बनता है वो भी वो हमारे पास हो रही है, कि बहुत सारा रॉ मटेरियल भी और बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी जो है आने लग गए हैं। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ है? इसका सबसे ज़्यादा फायदा कंज्यूमर को हुआ है। कंज्यूमर के पास चॉइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो बाजार में जाता है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो है उसके पास अवेलेबल होते हैं और वो उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदता है। उसको जो है अच्छी क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स जो है मिलते हैं। इससे एक चीज़ और हो गई है कि प्राइस जो है वो लो हो गया है प्रोडक्ट्स का। कैसे? क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में आ गए हैं, क्योंकि जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं वो तो मास प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन जो है एक ही फील्ड में होता है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट्स को लेके आ रही हैं दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर अगर लेके आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आते हैं तो उनका जो प्राइस है वो लो हो जाता है, ठीक है। अभी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाइना से बहुत सारे टॉयज आते हैं, ठीक है, अभी उनका जो प्राइस है इंडिया के अंदर जो टॉयज बनते हैं उनसे जो है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो मास में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उसके पास कम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा जो है अच्छी वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब इससे क्या हो गया है, जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। वो कैसे होता है कि जैसे तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल कि अगर कोई मोबाइल की कंपनी है वो इंडिया के अंदर अगर अपना जो है प्लांट सेटअप कर रही है कि ठीक है ये हमने हमारा एक अच्छा मोबाइल है उसकी प्रोडक्शन हम इंडिया के अंदर ही करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा उसकी वजह से, तो हमारे कुछ लोगों को भी वहाँ पे जॉब मिलेगी
और जब ये एमएनसी आएगी तो वो नई टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेके आएगी। अब वो प्लांट यहाँ पे लगाएगी, वो कैसे प्रोडक्शन कर रही है, किन मशीनरी का यूज कर रही है, वो भी तो इंडिया के अंदर आएगी ना उसके साथ में। और वर्क कल्चर का भी हमें नया पता चलता है, ठीक है। वर्क कल्चर जो एमएनसीज के अंदर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो अपनी नेटिव कंपनीज होती है, ठीक है। तो हमें अच्छी जो पॉलिसीज हैं, कैसे मतलब एक कंपनी आगे बढ़ रही है, वो सब हमारी कंपनीज भी उससे सीखती है। तो क्या हो गया, कंज्यूमर को अभी मोबाइल का तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि इतने ज़्यादा कम प्राइस में आजकल मोबाइल जो है लोगों को अवेलेबल होने लगे हैं। वो हर महीने दूसरे महीने जो है मोबाइल को चेंज करते रहते हैं। तो एक तरह से उनके पास जो है बहुत ज़्यादा चॉइस होगी और कम प्राइस में अब कितना ज़्यादा बेनिफिट भी लोग उससे जो है ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि लो प्राइस के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, जॉब क्रिएशन हो रहा है और हमें नई टेक्नोलॉजी पता चल रही है और वर्क कल्चर जो है वो भी हमारा इम्प्रूव होता है। लेकिन ये तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो कैसे हमें थोड़ा मतलब बेनिफिट होने की बजाय हमें थोड़ा नुकसान भी पहुँचाती है। वो कैसे, अब जैसे कि आप एक इसमें एग्जांपल लीजिए कि कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जब जो आती है, जैसे इंडिया के अंदर अगर वो आती है, अपना प्लांट लगाती है या फिर अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो हमारी जो कंट्री की जो कंपनीज हैं उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसमें इन्वेस्ट करने की पावर ज़्यादा है, जिसके पास बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और जिसके पास नई टेक्नोलॉजी है जिससे वो मास प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी इंडियन कंपनी के पास मान लीजिए इतना पैसा नहीं है तो वो स्टैंड नहीं कर पाएगी उस कंपनी के सामने जो है उस प्रोडक्ट को लेके। तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है लॉस ऑफ जॉब हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जॉब अगर लॉस हो रही है तो आप मान लीजिए कि कितने लोगों को इफेक्ट वो करेगी। अब इसमें एक एग्जांपल जो है फार्मर्स को लेके भी है, वो है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं इंडिया के अंदर और फार्मर्स जो है वो फार्मर्स को सीड बेचती है बेटर क्वालिटी के, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर तो डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट है और मान लीजिए जहाँ से वो मल्टीनेशनल कंपनी आई है उसका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे, यानी कि वहाँ का जो मानसून वगैरह है, जैसे बारिश होती है, वो सब डिफर करता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि अगर फार्मर ने उस मल्टीनेशनल कंपनी से महंगा सीड खरीदा इस उम्मीद में कि उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर वो किसी कारण से, किसी मॉनसून फैक्टर की वजह से जो है क्रॉप वो फेल कर जाती है, तो क्या होगा, अब फार्मर्स तो लोन लेके भी उस महंगे सीड को खरीदेगा और उसकी फसल अगर अच्छी नहीं होगी तो फेल कर जाएगी, तो उसके ऊपर जो डेप्ट है, कर्जा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि फार्मर्स जो है वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो कितना नुकसान हुआ उस फैमिली को, उस मतलब फार्मर की डेथ की वजह से। तो ये सब भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यानी कि उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हमें पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन तो इनएविटेबल है, वो तो है ही अभी प्रेजेंट में, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमें क्या करना है कि इन इफेक्ट्स को भी स्टडी करना है और उनको मिनिमाइज करके पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी इसका एग्जांपल आप एमएनसी से ही ले लीजिए कि चलो एक प्लांट जो है वो कंट्री जो है एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बहुत सारी पॉलिसीज बना सकती है, ऐसे लॉज बना सकती है जिससे हमें नुकसान जो है उसका कम हो। अब कैसे कि जैसे अगर एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है बाहर की, वो हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बेच रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी कंट्री देखेगी कि क्या उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है, ठीक है, हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा और हम इसको ले लेते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना सकती है कि भाई आप प्रोडक्ट बेचने के बजाय हमारा प्लांट लगा लीजिए यहीं पे। तो इससे क्या है, अगर यहाँ पे लॉस ऑफ जॉब होता भी है तो इधर लॉस ऑफ जॉब उसको कवरेज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो है काम मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि हमें टेक्नोलॉजीज भी बताइए कि आप अपने साथ कौन सी नई टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस लेके आ रहे हो, ताकि हमारे जो बिजनेसेस हैं मतलब आप उसको बिल्कुल ही कॉपीराइट मत कर दीजिए, हमारे बिजनेसमैन को भी वो टेक्नोलॉजी जो है आप दीजिए, ठीक है। और वर्क कल्चर के लिए भी हम जो है डिफरेंट लॉज बना सकती हैं हमारी कंट्री, वो भी हमें एक बेनिफिट पॉइंट यहाँ पे दे सकती है। फार्मर्स के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो सीड्स के देखेगी कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं, हमारे फार्मर्स के लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। और
कैसे जो है हमें उनको डेब्ट से बचाना है, मतलब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। और क्वांटिटी में भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उस लेवल उस केस में भी हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टैक्स इंक्रीज करके जो है एक प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर सकती है, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, जो हमारे नेटिव बिजनेस के जो नेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए और अपनी पॉलिसीज बार बार रिवाइज करते रहने चाहिए और स्टडी करता रहना चाहिए कि उसका इफेक्ट जो है हमारे देश के अंदर कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो चीज़ जो एमएनसी आ गई या उसने कोई भी डील कर ली है और उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करती भी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आते रहते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत बार न्यूज़ में आता है कि चाइना से स्टील के प्रोडक्ट्स जो है रॉ मटेरियल आ रहा है और वो बहुत मतलब कम जो है दाम पे आ जाता है, और इंडिया के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन हो रहा है वो मतलब बेटर जो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा टैक्स बढ़ा देती है बाहर से जो आता है रॉ मटेरियल, और उसकी वजह से जो हमारी कंपनीज हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमारे जो नेगेटिव है पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें उसका फ़ायदा लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगेन इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल का क्या मीनिंग है। मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का जो तरीका है काम करने का या जो हमारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है उसको कैसे ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट कर रही है। तो ये इफेक्ट करती है स्टेट की सोवरेनिटी को। मतलब कि स्टेट की जो सोवरेनिटी का मीनिंग है कि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंटली बिना दूसरी कंट्री के प्रभाव के अपने देश के लिए कोई भी डिसीजन जो है ले सकती है, तो उसको बोलते हैं स्टेट सॉवरेनिटी। मतलब स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है किसी भी ऐसे जो है प्रभाव से कि वो अपना डिसीजन ना ले सके, मतलब उसको अपना डिसीजन बिना किसी प्रभाव के दूसरी कंट्री के लेना है, ठीक है। तो यानी कि वो कैसे इफेक्ट करती है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल जो है पढ़ सकते हैं कि अगर एक कंट्री, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, इंडिया जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स लेता है अमेरिका से और बहुत सारी चीज़ें भी वो इंडिया जो है अमेरिका से खरीदता है, इसेंशियल भी है नॉन इसेंशियल भी। अब डिफेंस तो इसेंशियल ही है एक तरह से कि उसको सिक्योरिटी के लिए जो है डिफरेंट जो है मशीनरी और इक्विपमेंट्स की जो है ज़रूरत होती है। अभी इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। अभी कोविड-19 के टाइम पे अमेरिका ने हमें बोला कि एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो आप हमें दीजिए वरना देख लीजिए। इसका क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का, क्योंकि हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए और बहुत सारी ऐसी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम उसको वो ड्रग देने से मना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो डील है उसको कैंसिल करेगा या डिले करेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है दूसरी कंट्रीज को जिनके साथ अमेरिका की ग्रुपिंग है उनके साथ भी वो क्या करेगा, मतलब उनको भी बोलेगा कि आप इंडिया के साथ जो है कम डील मतलब पीछे बैक डोर से वो उनको बोलेगा कि इंडिया के साथ डील मत कीजिए, ठीक है। तो अगर इंडिया मना कर देता है तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इफेक्ट होगा, उसको प्रोडक्ट्स जो है नहीं मिलेंगे या डिले हो जाएंगे, टाइम से नहीं मिलेंगे, तो इंडिया को वो जो ड्रग है सप्लाई करनी पड़ेगी। हालांकि वो ऐसे भी मतलब हो सकता था वो हमारे सिर्फ इंडिया का ही डिसीजन होना चाहिए था कि हमें वो देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि हमारे लोगों को भी तो वो चाहिए ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें वो जो है देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हम बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है या दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम वो डील जो है सही तरीके से नहीं करेंगे, अगर उनको वो जो ड्रग है वो नहीं भेजते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ बाकी जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो हम डील करते हैं उनको वो करने से मना कर देते या डिले कर देते। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया के जो डिसीजन लेने की जो पावर है उस पर इफेक्ट हुआ, क्योंकि अभी इंडिया के पास सिर्फ चॉइस मतलब जो है थी कि उसको भेजना ही पड़ता वो प्रोडक्ट। तो हमें क्या कैसे इफेक्ट किया उसने, नेगेटिव वे से। इसी तरह मतलब वही चीज़ हो गई कि डोमिनेटिंग जो पावर है वो अपने डिसीजंस को इम्पोज करने की कोशिश करेगी। अब डोमिनेटिंग जो पावर है वर्ल्ड की, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो आपस में जो है अगर उनकी सहमति बन जाती है किसी डिसीजन को लेके, तो वो जो है दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मेनली डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो है प्रेशर बनाती है कि आप ये नहीं कर
सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती। अब इसमें ईरान का एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे वहाँ पे जो है न्यूक्लियर प्लांट लगाने की वो कोशिश करते हैं, मतलब आप कह लीजिए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, या जो है वो मिसाइल्स, ईरान तो बोलता है कि वो मिसाइल्स मतलब नहीं बना रहा है, या फिर बना रहा है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है बनाएगा, तो उसका कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो बोलता है कि ईरान जो है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह बनाएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि आप अपने प्लांट्स को बंद कीजिए, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाले जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करिए, हम नहीं तो आपके साथ जो है दूसरी कंट्रीज को भी डील करने नहीं देंगे। यानी कि जो ईरान है जितने भी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाता है, या जो प्रोडक्ट्स उसके बाहर जाते हैं जैसे ऑयल हो गया, दूसरी कंट्रीज जो है नहीं खरीदेंगी। इसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, वहाँ पे लोगों पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहाँ का ऑयल खरीदना, जो है कंट्रीज ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अब ऑयल पे ही तो उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इस कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये नेगेटिव, इस कंट्री के लिए तो ये नेगेटिव हो गया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन कम होती, इंटरकनेक्शन जो है आपस में कम होता, या ईरान जो है प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होता दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और अपना जो ऑयल है अगर वो दूसरी कंट्रीज के अंदर ना भेजता, ठीक है, तो क्या होता कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझे तो ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो बनानी है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि वो अपना ऑयल दूसरी कंट्री के अंदर भेज रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो दूसरी कंट्रीज ने उसको जो है प्रेशराइज किया कि आप उसको मत बनाइए। इंडिया को भी किया था अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं कि मतलब स्टेट जो है इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन नहीं ले पाती। अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। वो कैसे हैं कि जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, या टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमारी कंट्री भी सीखती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो पढ़े, वहाँ पे देखे कि कौन कौन से लॉज वहाँ पे बेटर हैं, अच्छे हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको चूज़ किया और अपना जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको डाला, तो उनका हमें बेनिफिट भी मिला, ठीक है, क्योंकि हम जो है हमें रिसर्च करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने जो है उनको एज सच यूज़ किया, ठीक है, और हमारे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास जो पॉलिसीज़, अब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ आती हैं कि वो कैसे हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो है उनकी गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है लोगों को, और हमने देखा कि वो पॉलिसीज़ जो है हमारी कंट्री के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उनको स्टडी करती है और अपनी कंट्री के जो सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लागू करती हैं। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर रही है। अब कम्युनिकेशन जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होती है। वो क्यों यूज़ कर रही है? अपना जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, बेटर लॉज आएंगे, बेटर पॉलिसीज आएंगी, बेटर टेक्निक से अगर गवर्नमेंट जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेक्नोलॉजीज के अंदर जैसे डिजिटाइजेशन हो गया है, हमारी जो गवर्नमेंट है अभी डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जोर दे रही है, ताकि क्या होगा कि जैसे बैंक के अंदर अभी पैसा डिपॉजिट करना कितना आसान हो गया, मोबाइल से, लैपटॉप से इजीली अपने बैंक अकाउंट देख सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको बार बार बैंक जाना नहीं पड़ता, आपका टाइम सेविंग हो जाती है, ठीक है, आप दूसरे काम अपने जो है कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो है हमें यूज़ करती है। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है गवर्नमेंट डाटाबेस बना सकती है कि हमारी ये स्कीम किस एरिया के अंदर चल रही है, कितने लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कितने लोगों का टीकाकरण हुआ है, और ऑनलाइन ही उसका जो है वो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो यूज़ कर रही है गवर्नमेंट की, उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ऑनलाइन टीकाकरण किया, वो मतलब रजिस्ट्रेशन किया, जिससे लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, और गवर्नमेंट को भी डाटा मिल जाता है कि ये पॉलिसीज़ हमने लगाई थी और इनका हमें ये बेनिफिट मिला है, लोगों को बेनिफिट वो जो है जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि स्टेट की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो दोनों हुए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। स्टेट की जो कैपेसिटी हुई स्टेट डिसीजन लेने की वो कम भी हुई है और वो ज़्यादा भी हुई है, ठीक है। जनरली जो स्टेट सॉवरेनिटी है, फॉरेन मतलब जो डिसीजन होते हैं, फॉरेन जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की,
उसको जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। चलिए तो हम पढ़ते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके, कल्चर के ऊपर कैसे वो इफेक्ट कर रहा है। अब इसमें कल्चर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो है वे ऑफ लाइफ होता है किसी भी कंट्री के अंदर लोगों के रहने का, उनके खान पान का, उनका पहनावा, उनका जो सोचने का तरीका होता है, यानी कि जो वे ऑफ लाइफ होता है वो क्या है, आपका कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इफेक्ट करती है व्हाट वी ईट, ड्रिंक, वियर एंड व्हाट वी थिंक। ओके, अब इसके अंदर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जो हमारा खाना है वो फॉरेन कंट्री के, अमेरिका या यूरोप से डिफर करता है। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर जो है फॉरेन का जो खाना है वो भी पसंद किया जा रहा है। जैसे बर्गर है, इंडिया के लोग पसंद करने लग गए हैं। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो भी इंडिया के लोग पसंद करते हैं। पहले तो नहीं होता था, पहले तो इंडिया के अंदर लस्सी वगैरह यही सब चीज़ें चलती थी पीने में, लेकिन अभी क्या है, कोका कोला, पेप्सी, डिफरेंट जो है ड्रिंक्स हम पीने लग गए हैं। इसी तरह जो है वियर करने में, मतलब उनकी जो क्लोथिंग है उनका, वो भी हमारे ऊपर जो है इफेक्ट कर रही है। पहले यहाँ के लोग जो धोती कुर्ता पहनते थे, जो वीमेंस हैं वो साड़ी पहनती थी, लेकिन अभी धोती कुर्ता जो ट्राउजर हो गया है या फिर डिफरेंट आउटफिट्स जो है पहनने लग गए हैं, जीन्स पहनने लग गए हैं। वीमेंस भी जो है डिफरेंट आउटफिट्स जो है वो ट्राई करती हैं, जैसे साड़ी के अलावा वो जीन्स पहनने लग गई हैं, और दूसरी वेस्टर्न्स जो ड्रेसेस हैं वो भी पहनने लग गई हैं। और सोचने का तरीका तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन अभी जो है दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ जो है वो बढ़ रहा है, तो वो किस तरह से सोच रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, वो भी हमारे जो जीवन शैली है उसको इफेक्ट कर रहा है। अब इसमें भी यही है कि कल्चर के ऊपर क्या जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सोचने का तरीका है कि कैसे वो इफेक्ट हमें कर रहा है। इसमें एक टर्म यूज की जाती है, वो है कल्चरल जो है होमोजिनाइजेशन। जो लोग कल्चरल, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कल्चर के ऊपर, उसको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जो है इस टर्म को यूज करते हैं कि कल्चर जो है होमोजिनाइजेशन जो है हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड का जो सेम कल्चर हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है, यानी कि वो ये टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो डोमिनेटिंग कल्चर है या डोमिनेटिंग जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अपने कल्चर को डेवलपिंग कंट्रीज के कल्चर के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया है, वो अपने मतलब उनको कहा जा रहा है कि ये अपना वेस्टर्न अपने कल्चर को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उसको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे जीन्स, जो वीमेन का जो जीन्स पहनना है उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि नहीं ये हमारी जो है कल्चर को खराब कर रहा है। तो यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि जो ग्लोब का जो डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर है, जो रिच हेरिटेज है कल्चर को, उसको जो है आप कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, अभी हम इसमें पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे देखेंगे कि जैसे कि अगर हम जीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जीन्स पहनते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग। अभी जो दूसरी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने भी जो है इसको पहनना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया, उसके ऊपर, जीन्स के ऊपर आप जो है कुर्ता पहन लेते हैं इंडिया के अंदर लोग, तो एक नई आउटफिट हो गई। और यही सेम जो जीन्स के ऊपर जो कुर्ता वाला आउटफिट है, वो दूसरी कंट्री, यानी कि जो जहाँ से ये आया था, वहाँ के लोग भी उसको पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, कल्चर हेट्रोजिनाइजेशन, मतलब आप दो कल्चर को मिलके एक नया जो है कल्चर जो है डेवलप हो गया है। ठीक है, बर्गर का भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमने जो है बर्गर को खाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना जो खाना है वो कम कर दिया है। खाना हम अभी भी लोग जो है अपना नॉर्मल खाना ही खाते हैं, लेकिन जब आउटिंग पे जाते हैं कहीं, तो बस एक नया मतलब ट्राई करने के लिए वो बर्गर खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना जो डोसा है या नॉर्थ इंडियन का जो नॉर्मल फूड है, रोटी दाल चावल, वो खाना बंद नहीं किया है, बल्कि हमारी जो चॉइस है फूड के अंदर वो बढ़ गई है, वो ऐड ऑन हो गई है। ठीक है, यानी और उससे कई बार मतलब नए जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी निकल के आते हैं, तो वो क्या हो गया, किसका पार्ट हो गया, कल्चर हेट्रोजिनाइजेशन का। मतलब क्या हुआ कि हमें कल्चर होमोजिनाइजेशन नहीं हुआ, बट पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ जो हमारा कल्चर है, बल्कि दो आपस में डिफरेंट कल्चर मिलके कुछ नया जो है आ रहा है सामने। ठीक है,
यानी कि उसका एक हम पॉजिटिव तरीके से उसको ले लिया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं, उनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मतलब क्या है कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरकनेक्शन है वर्ल्ड का, वो हमें पॉजिटिव यानी कि हमें बेनिफिट भी दे रहा है और थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वो अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि हमें दोनों स्टडी करना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और हमें क्या करना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारे जो नुकसान हमें हो रहे हैं उसको हमें अपने फायदे में बदलना है, ठीक है, वो हमें वर्कआउट करना है। ओके, तो इसके बाद एक छोटा टॉपिक रहता है यहाँ पे, पढ़ते हैं, एक छोटा टॉपिक रहता है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया के अंदर कैसे रहा है। इंडिया जो है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले एक कॉलोनियल कंट्री थी। अब कॉलोनियल होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडिया का जो रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे और इंडिया को उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के जो डिसीजंस थे वो लेते थे। मतलब इंडिया जो इंडिपेंडेंटली अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, तो वो एक तरह से गुलामी थी और वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। क्योंकि इंडिया से जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिशर्स लेके जाते थे और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो हमारे यहाँ कंट्री के अंदर लेके आते थे, जिससे इंडिया के जो बिजनेसेस हैं वो तो सब बंद हो गए थे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि अब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई थी, लोगों के अंदर मतलब जो पॉवर्टी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज से आ रही हैं, दूसरी कंट्रीज की कंपनीज हमारे यहाँ पे आ रही हैं, हमारे बिजनेसेस बंद होने का डर हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जब आज़ादी हमें मिली तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक सोचा कि हम सिर्फ सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहना है, ताकि हम अपने डिसीजन खुद ले सके और हमें कोई गुलाम नहीं बना सके, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ भी हुई। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि इंडिया जो है अपनी जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसके अंदर ध्यान देना जो है भूल गया और मतलब एक तरह से कम ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से वो सेक्टर जो है ग्रोथ नहीं कर पाए। अब हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जो है बाकी चीजों के लिए बेस जो है बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है 1990s के अंदर कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ उस टाइम पे कम हो गई। और उन इकोनॉमिक क्राइसिस की इतना था कि इंडिया के पास जो है तेल लेने के लिए भी मतलब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो इंडिया को हेल्प चाहिए थी फॉरेन से। तो इंडिया जब मतलब हेल्प लेने के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर के पास गया तो उन्होंने ये बोला कि आप अपनी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो है कम कीजिए, कि हमारे प्रोडक्ट्स को अलाउ कीजिए अपनी कंट्री के अंदर, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज के अंदर या वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्रीज के अंदर आना शुरू हुए, वो ज़्यादा मतलब आना शुरू हुए कब, 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। मतलब इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुए थे 1990s के अंदर, तब उसके बाद इंडिया ने अपनी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, अपनी कुछ नई पॉलिसीज लेके आई और फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया के अंदर अलाउ किया और तब हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है थोड़ा स्पीड जो है बढ़ी। तो इसका मतलब वो क्या है, एक इंड्यूस्ड फेनोमेना था इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। वो होना तो था कभी ना कभी, लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो थोड़ा जल्दी हो गया और उसकी स्पीड भी थोड़ा बढ़ गई, ठीक है। तो यानी कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके हमने उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़े हैं, जैसे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया और इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट भी की कि आप जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन के खिलाफ जो है आप मतलब उनको मत आने दीजिए, जिससे हमारे नेटिव जो बिजनेसेस हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है को क्रिटिसाइज भी किया गया इंडिया के अंदर बहुत लेवल पे, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब चीज़ों इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ग्लोबलाइजेशन जो है क्रिटिसाइज करते हैं लोग इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कंट्री जो है वो प्रोटेस्ट करती है, मतलब डिफरेंट लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है वो अपने इश्यूज को जो है लेके आती हैं। वो किसके थ्रू मतलब प्रोटेस्ट करती है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि IMF हो
गया या फिर WSF हो गया, तो ये क्या है उनके थ्रू जो है करती है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो एंटी ग्लोबलाइजेशन जो प्रोटेस्ट हुई है या फिर जो मूवमेंट्स हुई हैं वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और क्वेश्चन जो पार्ट है कि ग्लोबलाइजेशन को लेके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस जो है आते हैं और कैसे उनको आंसर करना चाहिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ओके, तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए, सारी चीजें इसमें पढ़िए कि पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे हम उनको जो है ओवरकम कर सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।